नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, फरवरी 2022 का मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर के मैं आ चुका हूं आपके सामने। पार्ट 1 इससे पहले वीडियो बनाई गई थी। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा, इसको जाकर के क्लिक कीजिए, देखिए। उसमें हम लोगों ने 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा। इस वीडियो में भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं 16 फरवरी से 28 फरवरी तक के करंट अफेयर। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेजेस के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग को ये सीरीज बहुत पसंद आती है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही आपको हर एक महीने की यहाँ पर करंट अफेयर मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कोई भी मंथ की ई बुक आपसे छूट ना जाए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों कनाडा ने आपातकालीन अधिनियम लागू कर दिया है। यानी कनाडा में इमरजेंसी की घोषणा की गई है, इमरजेंसी इंपोज की गई है। कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया है। क्यों लगाया है? देखिए, इसके पीछे का कारण ये है कि कोविड 19 के कारण इन्होंने वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया था कि कोविड 19 की वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य है अगर आप बॉर्डर एरिया क्रॉस करते हो तो। फिर क्या हुआ कि वहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स को ज्यादा तकलीफ होने लगी। क्यों? क्योंकि वो वही तो माल ढुलाई के लिए जाते थे, ज्यादातर क्रॉस करते थे बॉर्डर। यानी कि सामान लेकर के इधर से उधर, इस बॉर्डर से इस देश से उस देश आया जाता जाया करते थे। उनको जब कह दिया गया कि दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना आपको अनिवार्य होगा, उन्होंने कहा कि अभी तो जैसे कुछ लोगों को तो फर्स्ट डोज लगी थी, उन्होंने कहा फर्स्ट डोज लगाए हुए हैं, अब दोनों डोज में तो अंतर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि दोनों डोज एक साथ लगा लेंगे, तो उनको टाइम चाहिए था। दूसरी बात ये हुई कि कोई कोई वैक्सीन ही नहीं लगवाया था वहां पर, तो फिर उनको प्रेशराइज किया जाने लगा, मतलब उनको क्रॉस करने से बॉर्डर रोका जाने लगा। इस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। कुछ ट्रक रख दिए रास्ते में, ट्रक की चक्के निकाल करके कि भैया स्टेपनी ही पंचर हो गई। फिर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैलने लगा, कनाडा में। और कनाडा में मजबूरी में इनको सामने आकर के इमरजेंसी की घोषणा की गई, करनी पड़ी। इमरजेंसी की घोषणा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब जो पावर है, जब जनता कोई बात से ना मान रही होती हो, तो फिर पावर जो है वो सरकार दे देती है आर्मी के हाथ में, और आर्मी से जबरदस्ती वो चीज मनवाने की कोशिश की जाती है जनता से। तो इसलिए पब्लिक को जबरदस्ती अगर कोई चीज मनवाना होता है तो फिर आर्मी के हाथ में सत्ता दे करके इमरजेंसी लगाई जाती है। फिलहाल 50 वर्षों का इतिहास रहा है कनाडा का, और इसके इतिहास में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई है। ठीक है। फ्रीडम कॉन्वॉय नाम से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी हाल फिलहाल में इक्वाडोर में इमरजेंसी लगी थी। ड्रग अपराधों के कारण आपातकाल लगाया गया था, वहां पर ड्रग क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। श्रीलंका में खाद्य आपातकाल यानी फूड इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। कनाडा अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है कनाडा। दुनिया में सबसे ज्यादा तटीय रेखा वाला ये देश माना जाता है कनाडा। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखना चाहोगे इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो ये है अपना प्यारा भारत इंडिया। इसके बाद चाहे इस तरफ से आ जाओ, चाहे पृथ्वी गोल है, इस तरफ से ही आ जाओगे आप तो यहीं पहुंचोगे। तो आपको यहाँ पर दिखेगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखेगा आपको, और ऊपर इसके है कनाडा। यही कनाडा की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसे एयर इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? देखिए, इस एयर इंडिया के एमडी और सीईओ को लेकर के कंट्रोवर्सी है। इन्होंने क्या कहा कि टाटा ने क्या कहा, टाटा ग्रुप ने, आपको पता होगा टाटा ग्रुप ही एयर इंडिया को एक्वायर कर ली है 18,000 करोड़ की में। इससे पहले मैंने आपको बताया था। तो टाटा ने इनको नियुक्त किया, इल्कर अयासी को। इल्कर अयासी जो नियुक्त किए गए, तो ये तो नियुक्त किए गए एयर इंडिया के सीईओ और एमडी। लेकिन अभी फिलहाल में, अभी न्यूज में करंट बता रहा हूँ, बहुत ही ताजी खबर है। इन्होंने ये कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं ये प्रस्ताव को, यानी हम सीईओ नहीं बनेंगे। तो फिलहाल जब का क्वेश्चन लिया गया था तब से तो ये क्वेश्चन बन ही गया था कि ये बनने वाले हैं एयर इंडिया के सीईओ और एमडी। लेकिन अभी मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ कि इन्होंने मना कर दिया है। देखा जाता है कि ये नियुक्त होते हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए तो इन्होंने प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। जब कोई खुद ही नहीं बनना चाहेगा तो भाई जबरदस्ती कैसे कोई बनवा सकता है। लेकिन देखते हैं बाकी क्या होता है, जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल याद रखना, ये इल्कर आईएससी ये नियुक्त किए जाने वाले थे, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं नियुक्त किए गए। एयर इंडिया के बारे में बात करें, 1932 में स्थापित हुआ था। इसको अभी टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में इसकी 100% हिस्सेदारी सरकार से ले ली हुई है। अच्छा,
ये तो सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए सीएमडी कौन नियुक्त किए गए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए, तो वो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों विक्रम देव। कौन? विक्रम देव। इसको भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विक्रम देव। इनका भी नाम आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। अगली पैंडेमिक, अगली महामारी से कैसे बचें, कैसे प्रिवेंट करें, इस पर इन्होंने बुक लिखी है। नाम क्या है? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। इन्होंने इससे पहले एक पुस्तक लिखी थी, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। ये भी पुस्तक काफी ज्यादा चर्चे में थी, 2021 में आई हुई थी। ठीक है, तो इनकी ये पुस्तक जो है मई में आएगी 2022 में। अगला देखते हैं, हाल ही में इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह किस किस नाम से लॉन्च किया? इसरो ने अभी हाल ही में 2022 में पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस नाम से? EOS-04। EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब हुआ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ठीक है, तो EOS-04 इन्होंने लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो की देखिए ये सभी खास मिशन है जो यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे EOS-04 के बारे में। इसके साथ साथ दो और छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, हालांकि वो स्टूडेंट के थ्रू थे, छात्र उपग्रह थे, तो इस वजह से आपको ज्यादा तो याद नहीं रखना है। एक का नाम था इंस्पायर ईस्ट, इंस्पायर सैट 1, और दूसरे का नाम था INS 2DD। तो दोनों का नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है EOS-04, क्योंकि इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा? अब जब ये अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, यानी ये पृथ्वी की निचली सतह पर निचली कक्षा में होगा। जब निचली कक्षा में होगा तो फिर उसका यूज खेती करने में, ठीक है, या फिर वृक्षारोपण में, या फिर मैपिंग करना हो, या फिर बाढ़ वगैरह की जानकारी इकट्ठा करनी हो, जल विज्ञान, मिट्टी की नमी, इन सब में यूज किया जाएगा, क्योंकि वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है ना? चलिए, इसरो के बारे में बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस सोमनाथ जी, ये सीवान की जगह पर आए हैं। और रॉकेट का नाम भी याद रखना है, रॉकेट का नाम भी पूछा जा सकता है, PSLV C-52। ओके, अगला, हाल ही में किसे जनवरी के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया? देखिए, जनवरी के लिए पूछा गया है, जनवरी 2022, इसको जानिएगा, क्योंकि अभी तो आप फरवरी 2022 करंट अफेयर देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जनवरी 2021 तो यहाँ पूछा नहीं जाएगा। जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? कीगन पैटरसन को और हीथर नाइट को। उपरोक्त दोनों ऑप्शन सही होगा। कीगन पैटरसन ये मेंस खिलाड़ी के लिए पाए गए हैं और ये विमेंस के लिए पाई गई है। ठीक है ना? आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर आपको याद होगा दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ये 2021 से शुरू हुआ है और प्रत्येक महीने दिया जाता है। इस महीने हीथर नाइट को दिया गया है। ये इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड की विमेन क्रिकेटर हैं, कैप्टन भी हैं, इंग्लैंड की विमेन कैप्टन है विमेन टीम की। और कीगन पीटरसन जो है ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अगला, हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहां पर देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रेल मंत्रालय जो है दोस्तों देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा दिल्ली में। इंडियन रेलवे के द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। भारत में सबसे बड़ी कुश्ती के लिए, रेसलिंग के लिए एक एकेडमी स्थापित की जाएगी। दिल्ली के किशनगंज में स्थापित होगा। 30 करोड़ रुपए के आसपास में इसका खर्च होगा। ठीक है, कुश्ती खेल को बढ़ावा दिए जाने के लिए। अगला, हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्विट टोबैको ऐप। अभी मैंने आपको डेली करंट अफेयर में बताया था जब ना, कुछ दिन पहले ही, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर से ही क्वेश्चन चुनिंदा लिए जाते हैं। तो इसके जस्ट एक हफ्ते के बाद ही एक एग्जाम जो हुआ था, एक स्टूडेंट के एग्जाम में पूछ लिया गया था। और यहाँ पर देखो, वो उस स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया और हमसे पूछा कि सर मेरा 3 क्वेश्चन आया था, 3 में से मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ, ये वाला क्विट टोबैको ऐप आपने नहीं पढ़ाया था। तो हमने उसको क्वेश्चन को रिप्लाई करके दिखाया व्हाट्सएप में कि देखो भैया, आप 18 तारीख की करंट अफेयर देखो, उसमें मैंने आपको बताया था, आप रेगुलर नहीं होगे तो इसमें हमारी क्या गलती है। अब वो केवल शायद मंथली मंथली देखते थे। तो ये अभी देखिए, उनका उनका एग्जाम जब भी हुआ शायद 20 या 22 के आसपास में हुआ था, 22 या 23 तारीख के आसपास में। उसके 5 दिन 6 दिन पहले की करंट अफेयर में ही मैंने आपको बताया था, और 5 दिन 6 दिन पहले की करंट अफेयर पूछ लिया गया एग्जाम। अब इसमें देखो, इस चीज से आपको क्या सीख मिली? आपको ये ध्यान रखना है कि डेली करंट अफेयर फॉलो करना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि पिछला एक हफ्ता से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम। तो आप इस भ्रम में मत रहो, जैसे बहुत लोग सोचते हैं फरवरी चल रहा है तो जनवरी 2021 का ही पूछेगा, जनवरी का ही पूछेगा, फरवरी का नहीं पूछ सकता। तो नहीं, पिछला एक हफ्ता तक का भी आपको तैयार करके जाना है,
कि अब आप ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं तो कभी भी सेट हो सकते हैं। क्विट टोबैको फिलहाल यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल है कि तंबाकू को कैसे छुड़ाया जाए, ठीक है ना। और इसके लिए आपको पता होगा कि तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है 31 मई को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसकी थीम भी इस बार की थी कमिट टू क्विट। क्या थी? कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट, ठीक है ना। तो ये आपको थीम भी याद रखनी है उसकी, तंबाकू तंबाकू निषेध दिवस की। फिलहाल क्विट टोबैको इसका नाम है, हिंदी में इसे तंबाकू छोड़ो ऐप कहा जा रहा है, लेकिन आपको नाम यही याद रखना है, एप्लीकेशन का नाम। एप्लीकेशन का नाम तो भाई नाम है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करेंगे। 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था, जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है, और टेड्रोस एधनोम इसके वर्तमान में है महानिदेशक, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली पहली पुलिस बनी है? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस बन गई है स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली पहली पुलिस। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो लाइसेंस आप यूज करते थे हथियारों के लिए, तो अब तक क्या होता था, एक बुक के रूप में आती थी कुछ इस प्रकार से। अब ये बुक की जगह पर इस स्मार्ट कार्ड के रूप में आया करेगी। और इस प्रकार से जो शस्त्रों का लाइसेंस है, यानी जैसे आप पिस्टल रखते हो, बंदूक रखते हो अपनी सेफ्टी के लिए, किसी भी के लिए, तो आपको जो लाइसेंस लेना होता है, तो उसके लिए अब आप ये कार्ड के रूप में उसे रख सकते हो। तो आपको ये बुक लेकर के ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जारी करने वाली पहली पुलिस बनी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको कौन लॉन्च किया? तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। दिल्ली पुलिस जो है ना, एक्चुअली में वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए गृह मंत्री ने इसको लॉन्च किया, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस दिल्ली राज्य की पुलिस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दिल्ली कैंसर प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती है, दिल्ली सरकार मतलब, ठीक है। अगला, हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया? तो पंचतंत्र, पंचतंत्र जो लोक कथाएं हुआ करती थी बचपन से, जिसे आप पढ़ते आ रहे हो, उस पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने ही अभी फरवरी में ही तो बजट पेश किया था। तो बजट पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, 3 वीडियो दी हुई थी, तो आप उसको तीनों को वीडियो को देखना है। क्यों? क्योंकि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बजट थ्योरी के रूप में पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया कि क्या क्या मिला किस किस सेक्टर को, तीसरी वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से रिवाइज कराया। वो तीनों वीडियो देख लोगे, एक क्वेश्चन तो आप पक्का समझो, आप कोई भी एग्जाम की क्यों ना तैयारी कर रहे हो। अगला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। अगला, तो यहाँ पर देखो पंचतंत्र पर ये लॉन्च किया गया है SPMCIL के 17वें स्थापना दिवस पर, और इसका फुल फॉर्म भी देख लो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की नौकरियों में 75% के आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हरियाणा में क्या किया कि राज्य की नौकरियों में 75% के आरक्षण को मंजूरी दे दिया है प्राइवेट सेक्टर में। ध्यान देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, क्या चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हरियाणा सरकार जो है ना, इससे पहले अभी एक बिल लाई थी, वहां पर एक नियम लाया गया था, और ये कहा गया था कि हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, ठीक है, केवल प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनको 75% जो अपना भर्ती करना होगा C और D लेवल के जो ग्रेड की जो जॉब होंगे, उनमें 75% जो है वो हरियाणा के ही लोगों को लेना होगा, उनको एम्प्लॉयज को लेना होगा। बाकी 25% में आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से ले सकते हो एम्प्लॉय, या बाहर से भी ले सकते हो, लेकिन 75% जो एम्प्लॉय होंगे वो आपको हरियाणा से ही लेना है। क्यों? क्योंकि जिससे हरियाणा के लोग रोजगार में आए। अभी आपको बेरोजगारी एक सूचकांक भी आया था, मैंने आपको बताया था, उसमें हरियाणा जो है 23 दशमलव समथिंग के करके सबसे ज्यादा बेरोजगार वाला राज्य था, ठीक है ना, दूसरे पर राजस्थान था। और यहाँ पर यही हुआ कि 75% वहां पर देना होगा। लेकिन फिर इसको लेकर के क्या हुआ? इसको लेकर के हुआ ये था कि जो कंपनियां हैं वो कही कि हम अगर 75% वहीं के लोगों को ले लेंगे, तो हो सकता है हमें अच्छी मैन पावर ना मिल पाए, हाई परफॉर्मेंस टीम ना मिल पाए, तो ऐसे में हमारा लॉस होगा। टैक्स तो कम कर नहीं रहे हो, टैक्स तो हमें देना ही देना है, तो ऐसे में क्या किया जाए? उन्होंने हाई कोर्ट में दायर कर दिया। तो हाई कोर्ट का जो रुख जब दायर हुआ, तो फिर स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया, तब फिर जो जो सरकार है जो हरियाणा की, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कही कि बताओ हम नौकरी दें तो कहां से दें, ये अगर अगर नियम पर इस पर स्टे लग जाएगा, नहीं आएगा, तो हमारा छोटा सा राज्य है, हम कितने विभाग बना देंगे, कितने विभाग में लोगों को नौकरियां देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है।
तो भी क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं कि फिलहाल के लिए ये स्टे हटा देते हैं। अभी के लिए आप ये स्टे हटा दिया गया और जो रोक लगी थी वो हटा दिया गया और इस पर कहा गया कि हाईकोर्ट जो है थोड़ा पुनर्विचार करे और कोई अच्छा सा फैसला दे जिससे सरकार का भी ना घाटा हो और कंपनियों को ना घाटा हो, क्योंकि दोनों की बातें सही है। ठीक है, चलिए अब आप समझ में आ गया होगा, कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2021 जीता? तो दोस्तों फीफा क्लब विश्व कप है क्या, पहले इसको समझो। एक्चुअली में फीफा वर्ल्ड कप जिस वर्ष होने वाला होता है, फीफा वर्ल्ड कप जब भी होने वाला होता है उसके जस्ट पहले होता है फीफा क्लब विश्व कप। क्लब विश्व कप क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। जो क्लब है, बहुत सारे क्लब आपने सुने होंगे, चेल्सी क्लब, बार्सिलोना क्लब, ठीक है ना, लिवरपूल, बहुत सारे सुने होंगे आपने। तो उसमें होता है आपस में कंपटीशन। तो कंपटीशन होता है तो एक प्रकार से जैसे होता नहीं, जैसे आईपीएल समझ लो, जैसे आईपीएल यहाँ पर होता है वैसे वहां पर भी वो लीग मैच होते हैं क्लबों के बीच में। तो ऐसे ही ये क्लब विश्व कप हुआ अभी। फीफा वर्ल्ड कप इसी साल होना है, आपको पता होगा 2022 में होना है। कहाँ पर होना है, कतर में, रटवा दिया हूँ आपको ना, तो कतर में होना है। इसी के पहले ये फीफा क्लब विश्व कप हुआ, इसको जीत लिया चेल्सी ने। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी रसिया और यूक्रेन विवाद आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है, और इस पर मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस भी दी हुई हैं। चेल्सी के जो मालिक है ना, ये रसियन है। कौन है, रसियन है। और इनकी टीम ये जीत ली है और रसिया पर चारों तरफ से पाबंदी लग रही है, फीफा ने भी इनफैक्ट पाबंदी लगा दी है। अब देखो ये अपनी टीम को मतलब कि टीम के खिलाड़ी जो हैं, देखिए इनके खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या खेलते हैं। रसिया तो अपना देश, अपना झंडा लेकर के तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ये तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल चेल्सी ने जीता है, पहली बार चेल्सी जीता है, ये भी ध्यान रखना है। चेल्सी पहली बार क्लब विश्व कप जीता हुआ है और चैंपियन बना है फीफा वर्ल्ड क्लब का। ठीक, चलिए तो किसको हरा करके जीता है, ब्राजील के क्लब पाल्मेराइज को हरा करके जीता है, 2-1 से हराया है। ठीक है, कहां पर फाइनल मैच हुआ, अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं। छात्रों के कौशल को निखारने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया? तो प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा, छात्रों के स्किल को और ज्यादा डेवलप करने के लिए। असम राज्य सरकार की ये पहल है, बहुत ही शानदार पहल है। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम होगा। अगला, गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान आपको यहाँ इमेज में दिख रहे हैं, इनकी मूवी आने वाली है पठान। ठीक है, फिलहाल इनको बना दिया गया है। और जुमा केसरी आप जानते ही हो, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये और अजय देवगन। ओके, अगला देखते हैं। कहाँ की महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-2022 जीता? तो दोस्तों महिला टीम पूछा गया है, महिला टीम में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे केरल। केरल की महिला टीम ने जीता हुआ है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, और वहीं हरियाणा की पुरुष टीमों ने जीत लिया है। दोनों याद रखना आपको, केरल की महिला टीम और हरियाणा की पुरुष टीम, दोनों ने दोस्तों भारतीय रेलवे को हराया है। दोनों में उपविजेता भारतीय रेलवे रही। ठीक है, तो बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में आयोजित हुआ सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22। ठीक, पुरुष वाला खिताब हरियाणा, महिला वाला केरल। अगला, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये मुंबई में चलाई गई, भारत की पहली ये वाटर टैक्सी सर्विस होगी। देखिए वाटर टैक्सी सर्विस को कुछ चीजें रिवाइज करो, जैसे वाटर मेट्रो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। वाटर मेट्रो, भारत में पहली बार वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई? कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में। और अंडर वाटर मेट्रो अगर पूछा जाए, अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई? तो अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है कहां पर? कोलकाता में। कोलकाता में हुगली नदी में ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और अगला, तो फिलहाल यहाँ पर जान लो आप 8.37 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया था मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक, अगला देखते हैं। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको स्पेशल तैयारी, क्योंकि कंपटीशन आपने देखा सीबीटी 1 में कितना ज़्यादा है, ऐसे ही सीबीटी 2 में भी रहेगा। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही कंपटीशन रहेगा, क्योंकि अब छठे हुए बच्चे जो होंगे वो अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से इस पर लगेंगे। इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक खास तौर से बैच तैयार किया हुआ है। इसमें केवल जीके जीएस और केवल करंट अफेयर रहेगा, यानी जीके और जीएस का ये जो 50 नंबर वाला पोर्शन है ना, 50 क्वेश्चन वाला, इसको मैं संभाल रहा हूँ। बाकी आप मैथ रीजनिंग आप देख लो, मैथ रीजनिंग आप तैयार कर लो, आपको जीके जीएस और करंट अफेयर तैयार कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है ना, मैथ रीजनिंग पूछोगे क्यों नहीं लिया गया, इसके पीछे का कारण ये है, जो बच्चा 90 नंबर ला करके, 91 नंबर, 92 नंबर ला करके, 95 नंबर ला करके क्वालिफाई किया है सीबीटी 1, ठीक है, तब सीबीटी 2 में पहुंचा हुआ है, क्या उसको मैथ रीजनिंग नहीं आती होगी? क्या उसका मैथ रीजनिंग कमजोर होगा? नहीं,
उनको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस वजह से मैंने आपको फुल कोर्स नहीं लॉन्च किया। दूसरी चीज, जिससे आपको कम दाम में मिल सके, तो मात्र 399 में इस पर कभी भी कोई भी ऑफर नहीं आएगा। तो मात्र 399 में आप इसका फायदा उठा सकते हो। जीके जीएस और करंट अफेयर स्पेशल बैच, जाओ देखो आपको क्या क्या मिल रहा है। पहले आप इसको तो जाकर के देखो, एमजेटी ऐप ओपन करो, उसमें जाओ, ओपन करने के बाद देखो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आना, सिलेबस का क्या है उसको जानो। बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है, हल्के में मत लेना। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस है, ठीक है ना, हल्के में मत लेना इसको। प्रिपरेशन अपनी जारी कर दो, समय बहुत कम है। चलिए अगला, भारत की यूपीआई सर्विसेज को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना? वो बन गया है नेपाल। यूपीआई सर्विसेज भारत वाली जो है ना, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश नेपाल बन गया है। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इनसे वार्ता हुई और फिर यूपीआई प्रणाली ये एक्सेप्ट किए। अच्छा, जैसे एनपीसीआई भारत में है, ऐसे एनपीसीआई की एक इंटरनेशनल ब्रांच है एनपीसीआई, जिसे कहते हैं एनपीएल, और फुल फॉर्म इसका होता है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनआईपीएल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा गेटवे पेमेंट सर्विसेज, जो कि नेपाल की कंपनी है, और मनम इन्फोटेक ये भी नेपाल की है, दोनों के साथ समझौता हुआ और नेपाल में भी यही सेम सिस्टम चलेगा, ठीक है। देखिए इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी आपने देखा रसिया में, मैंने आपको बताया स्विफ्ट बैन लगाया गया है, स्विफ्ट सेक्शन लगाया गया है। ये स्विफ्ट बैन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांजेक्शन करने का एक सिस्टम होता है अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो। जैसे भारत में आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आईएफएससी कोड देते हो बैंकों को, ऐसे ही स्विफ्ट कोड लगता है, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो। तो स्विफ्ट बैन लगा दिया अमेरिका ने रसिया पर, तो उससे अब रसिया देखो, अब रसिया को बहुत ज्यादा चीजों का फायदा नहीं मिल पाएगा, बहुत ज्यादा वो ट्रेड नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल। ऐसे ही अगर मान लो यूपीआई सिस्टम है भारत, अगर हालांकि इसने अपना एसआईपीएस करके अपना सिस्टम डेवलप कर लिया था रसिया ने, जो रसिया पहले से भी प्रिपेयर था। ऐसे ही इंडिया अगर यूपीआई पेमेंट सर्विस जो है ये पूरी दुनिया में फैलाने शुरू कर देता है ना, मतलब और देशों को जोड़ना शुरू कर देता है, तो लगाने दो अमेरिका वगैरह का सेंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ के हथियार लेंगे पाकिस्तान, ठीक है, पीओके अपना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लगाओ स्विफ्ट बैन, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना यूपीआई अपना तैयार कर लिया है, हम यूपीआई सबको पेमेंट किया करेंगे, इसका एक्सेप्ट करेंगे जिससे हथियार वगैरह खरीदना होगा, है ना। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं। अगला, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के लिए शस्त्र ऐप लॉन्च किया? तो शस्त्र ऐप सेम वही टाइम लॉन्च किया गया जब मैंने अभी आपको बताया दिल्ली पुलिस के द्वारा जब लॉन्च किया गया था लाइसेंस शस्त्र के लिए, उसी टाइम शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया। लॉन्च करता इसके थे गृह मंत्री अमित शाह जी, और मैंने आपको बताया क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दिल्ली पुलिस, तो इसी वजह से इन्होंने उसी टाइम शस्त्र ऐप भी लॉन्च किया और उसी टाइम पर लाइसेंस भी स्मार्ट कार्ड के रूप में लॉन्च किया। तो शस्त्र ऐप भी आप लॉन्च करेंगे, देखिए यहाँ पर भी है स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस, दोनों एक साथ था, क्वेश्चन इंटरलिंक कर सकते हैं। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? नवीनतम व्यापार समझौते के तहत, सौदे के तहत भारत जो है ये किस देश में अपना पहला आईआईटी संस्थान खोलेगा? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात से अभी भारत की डील हुई, बहुत ही बड़ी डील थी, बहुत इंपॉर्टेंट डील थी। तो इसके तहत बहुत सारी चीजें हुई और $100 बिलियन की डील ये पहुंचने की घोषणा की गई थी, मतलब अगले 2025 तक $100 बिलियन तक का ट्रेड इंडिया और यूएई का हो जाएगा। तो इसके लिए भारत ने एक चीज और इसी समझौते में किया कि भारत अपना आईआईटी संस्थान यूएई में खोलेगा। भारत में सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट होता है, सबसे टॉप लेवल का, वो आईआईटी होता है। भारत में टोटल 23 आईआईटी संस्थान है। तो भारत अभी पहली बार ऐसा हुआ कि अपने देश के बाहर किसी देश में स्थापित करने जा रहा है। कहाँ पर स्थापित करेगा? यूएई। अगला, बीजिंग ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजिंग ओलंपिक इसी महीने में आयोजित हुआ और इसमें दोस्तों नार्वे की टीम जो है, या कहे नार्वे देश जो है, इसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 37 मेडल जीते हैं। दूसरे पर जर्मनी रहा और तीसरे पर चाइना रहा, जहां पर होस्ट हुआ था बीजिंग ओलंपिक 2022। हालांकि इंडिया और भी बहुत सारे देशों ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया था, यानी इसकी डिप्लोमेसी के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। इंडिया ने अपना एक खिलाड़ी भी भेजा हुआ था, नाम था आरिफ खान। आरिफ खान के नाम से स्कीयर का प्लेयर गया हुआ था इंडिया को रिप्रेजेंट करने। हालांकि इन्होंने कोई समय मेडल नहीं जीता है। यहाँ पर देखिए टॉप 3 देश की यहाँ पर परफॉर्मेंस है। 16 गोल्ड के साथ टॉप पर है नॉर्वे। बीजिंग में वो आयोजित हुआ 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। मस्कट था बिंग ड्वेन ड्वेन। थीम था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। क्लियर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगला, मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन बना?
तो वो बन गया है जेपी मॉर्गन बैंक। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन बैंक। ये मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है और ये अभी चर्चे में तब आई थी जब अभी फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा था, ठीक है ना? तो मेटावर्स क्या होता है? एक वर्चुअल दुनिया होती है। वर्चुअल दुनिया में इसने अपना एक एक समझ लो दुकान खोली हुई है कि स्टोर खोला हुआ है इसने अपना, ठीक है? लोग वहां पर जा सकते हैं मेटावर्स से। ओके, अगला, तो इसके सीईओ कौन है? जेपी मॉर्गन बैंक के, इसका भी नाम याद रखना है। सीईओ है जेपी डीमन, ठीक है? स्थापना सन 2000 और इसने अभी ऑनिक्स लॉन्ज नाम के एक लॉन्ज में घूम सकते हैं, इसको ये स्थापित किया हुआ है। अगला, हाल ही में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कितने आरोपियों को फांसी की सजा हुई? देखिए ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 38 लोगों को फांसी दी गई। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस जो हुआ था 2008 में, तो उसमें 49 दोषियों को सजा सुनाई गई, जिसमें से 38 को फांसी की सजा, 11 को दिया गया लाइफ टाइम यानी कि आजीवन कारावास को, ठीक है? तो फांसी की सजा 38 लोगों को एक ही बार में दी जाएगी। इस पर एक लेक्चर भी लिया था विपिन सर ने, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसको आप देख सकते हैं, पूरी कहानी आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पर, ठीक है? 13 साल बाद न्याय मिला है और फिलहाल के लिए 49 दोषियों को सजा मिली है। और इसकी जिम्मेदारी कौन लिया था? इंडियन मुजाहिदीन, ये भी पूछा जा सकता है, ये आतंकी संगठन था इसके पीछे। अगला, हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? एक बिहारी, सब पर भारी, गनी। साकिब उल गनी एक बिहार से स्थित एक लड़का अपना पदार्पण मैच खेलता है रणजी में और पहले ही पदार्पण मैच में 300 से ज्यादा रन मार दिया, 13 शतक मार दिया, ये है। तो साकिब उल गनी जो हैं बिहार के हैं और मिजोरम के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया, फिर 13 शतक पहुंचा दिया उसको, ठीक है? रणजी ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में का घरेलू ट्रॉफी है और इस बार हो रहा है, पिछली बार कैंसिल हो गया था। अगला, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो सबसे बढ़िया फिल्म चुनी गई है शेरशाह। क्या? शेरशाह। ध्यान रखिएगा, शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ये कैप्टन विक्रम बत्रा जी के ऊपर बनाई गई थी, कारगिल युद्ध के ऊपर, ठीक है ना? इसमें कुछ और अवार्ड्स भी मिले हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो होता है भारतीय सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है? वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी को दिया जाता है। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है। ये फिल्म महोत्सव होता है एक प्रकार से, मतलब कि इसमें कई प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सब टाइप के, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड अलग है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड अलग है। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। बेस्ट फिल्म शेरशाह को चुना गया और वहीं फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया किसे? पुष्पा को। और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को चुना गया 83 मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई कृति सेन मिमी मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए केन घोष द स्टेज ऑफ सीज मूवी के लिए, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इस पर भी लेक्चर लिया गया था, आप देख सकते हैं। हाल ही में किसे पोलियो उन्मूलन के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया किसे? बिल गेट्स को। आप कमेंट करके बताओ, अभी मैंने इसी वीडियो में बताया कि इन्होंने अभी एक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की हुई है जो मई में आएगी पुस्तक। आप बताओ कमेंट करके वो पुस्तक कौन सी है बिल गेट्स की। अगला देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 फरवरी को ये दोनों का राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। दोनों, मिजोरम जो था वो भारत का 23वां राज्य बना था और अरुणाचल प्रदेश 24वां बना था 1987 में, ठीक है? चलिए, तो 53वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद ये 23वां राज्य बना था। अगला देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पेड बैचेस हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। बाकी के बैच अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, आपको हर एक जगह से अलग ही मिलेगा यहाँ पर, इस चैनल पर जो भी वीडियो कोर्सेज मिलेंगे आपको बिल्कुल यूनिक फीचर्स दिए जाएंगे, आपका पूरा सिलेक्शन की जिम्मेदारी यहाँ पर ली जाती है। मैं कह रहा हूँ एक बार आप लोग मौका दे करके देखो, इस कोर्स को लेकर के देखो, हमारे कोर्सेज को। यहाँ पर आपको ना सिर्फ थ्योरी क्लास नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ थ्योरी क्लास पढ़ाने के बाद उसकी पीडीएफ देने के साथ साथ उसका मॉक टेस्ट भी दिया जाता है, जो कि कहीं और नहीं दिया जाता है। इसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट हर एक चैप्टर का वीडियो के थ्रू भी करवाया जा रहा है, यानी कि आपका हर एक चैप्टर जब तक याद नहीं करवा देंगे तब तक हम लोग चैन नहीं लेंगे। हर एक चैप्टर को पढ़ाने के बाद उस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट की भी वीडियो आती है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। हर जगह केवल थ्योरी पढ़ा दी जाती है बस। यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ थ्योरी के बाद आपको
उस वीडियो क्लास का उसका प्रैक्टिस भी कराया जाता है, ठीक है? कोई सा भी आप क्यों ना बैच लो। तो आप जा करके एमजेटी ऐप पर इन सब चीज़ों को ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगला, किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद पीएसयू कंपनी का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों भारत की सबसे भरोसेमंद पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी बनी है सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड मिला हुआ है। और एक्चुअली में आपने देखा पिछले समय में अभी एक टाइम आया था जब कोयले का ये आ रहा था न्यूज़ कि कोयले की भंडारण में कमी होने वाली है। उस टाइम पर सीआईएल ने जैसे मैनेज किया जिस हिसाब से कि कोयले की कमी नहीं आई, ऐसा सुनाई पड़ रहा था कि पूरा देश में अंधेरा छा जाएगा, बिजली नहीं बनेगी, ठीक है, कुछ दिनों तक। लेकिन ऐसा कभी आया नहीं सिचुएशन, सीआईएल ने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। इन सबको देखते हुए इनको सम्मान किया गया है। इसके जो चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल जी, इन्होंने एक्सेप्ट किया ये, ठीक है। ये भारत के शीर्ष 40 सीईओ की सूची में भी नॉमिनेट किए गए। सीआईएल एक महारत्न कंपनी है, 1975 में स्थापित हुई थी, कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है, महानिदेशक है प्रमोद अग्रवाल। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 है। 11वीं कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, पीएफसीएल, इसको याद रखना। अगला, किस देश ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों को की स्वतंत्रता को मान्यता दी? तो दोस्तों अभी हाल ही में रसिया ने यूक्रेन के पूर्वी में 2 क्षेत्रों को अलगाववादी क्षेत्र करके एक नए नए देश की घोषणा कर दी है। इस पर मैंने आपको तो कई वीडियो दे दी हैं कि रसिया जो है ये यहाँ पर यूक्रेन पर युद्ध चल ही रहा है। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल रसिया जो है यूक्रेन में घुसा है सेना और कई शहरों पर कब्जा भी कर ली है। इसने अभी लुहांस और दोनेत्स्क क्षेत्र के इन 2 रीजन को, इतने छोटे छोटे पार्ट को, इसको अलग अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया, अलग अलग देश घोषित कर दिया है। देखिए पूरा पूरा लुहांस और दोनेत्स्क को नहीं कब्जा किया, इसके छोटे छोटे पार्ट को। एक्चुअली में यहाँ पर रसियंस ही रहा करते थे, रसिया ही मूल के लोग रहा करते थे, इनको इसने घोषणा कर दिया है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति थी, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है लेक्चर में, ठीक है, कि क्यों ऐसा किया गया रसिया के द्वारा। और रसिया फिलहाल कीव जो कि राजधानी है वहां तक घुसा है, कब्जा कर रही है बहुत तेजी के साथ। हो सकता है जब आप ये वीडियो एक आध महीने 2 महीने के बाद देख रहे हो तो आप उस टाइम ये देख रहे हो कि यूक्रेन का हो सकता है थोड़ा सा पार्ट बचा हो, या फिर हो सकता है यूक्रेन पूरा पूरा कब्जे में आ गया हो रसिया के, बहुत तेजी के साथ रसिया घुस रहा है। तो फिलहाल ये आपको याद रखना है। अच्छा, रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर जेलेंस्की हैं कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति। दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, रूस देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये है व्लादिमीर पुतिन। अगला, किस राज्य में भारतीय रेलवे देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो भारतीय रेलवे जो है जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। केबल रेल ब्रिज यानी जो केबल, आपने केबल ब्रिज देखा होगा जैसे नैनी ब्रिज वगैरह हो गया, ये केबल ब्रिज होते हैं जो केबल से बने होते हैं, आपने देखा होगा ना फोटोज वगैरह में। ऐसे ही केबल का रेलवे ब्रिज बना रहा है, ठीक है, और ये सबसे ऊंचाई पर बनाया जा रहा है दुनिया में। तो ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इसको आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जा रहा है, ओके, 331 मीटर की ऊंचाई पर। पेरिस का जो एफएल टावर है उससे भी ज्यादा ये ऊंचा होने वाला है। 96 केबल्स लगाए जाएंगे इसमें। अगला, 22 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व चिंतन दिवस की थीम क्या थी? वर्ल्ड थिंकिंग डे, इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम इस बार की थी आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड थिंकिंग डे अभी मनाया गया, तो इसकी थीम ये रखी गई। 22 फरवरी इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखना है आपको। विश्व चिंतन दिवस के रूप में मान्यता 1999 को। अगला, लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? तो वो बन गया है दुबई एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, लगातार 8 सालों से ये सबसे बिजेस्ट एयरपोर्ट बना हुआ है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें भारतीयों की ये देन है, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा 42 लाख यात्री सबसे ज्यादा यहाँ पर सफर करते हैं, ठीक है, एक वर्ष में, अभी पिछले वर्ष में किए हुए हैं। सेकेंड पर पाकिस्तान, थर्ड पर है और सऊदी अरब, ठीक है। अगला, कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? तो वो राज्य बन गया है असम। असम ने दोस्तों नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए नदियों में के लिए एक नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना, जिससे नदियों में रात में सफर करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये पहला राज्य बन गया है असम। असम ने ही अभी फिश वाले ऐप लॉन्च किया था, ये भी आपको याद होगा, फिश वाले ऐप, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में शतरंज के किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराया?
तो दोस्तों प्रज्ञानंद ने हरा दिया है किसे? मैग्नस कार्लसन को। देखिए मैग्नस कार्लसन दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं शतरंज के, तो इनको हरा दिया प्रज्ञानंद ने। ठीक है, हालांकि पूरी सीरीज में आगे नहीं बढ़ पाए, आगे ये भी हार करके बाहर हो गए प्रज्ञानंद, लेकिन जो है इन्होंने हरा दिया था इनको। ये ग्रैंड मास्टर भी हैं शतरंज के भारत के। चलिए अगला, अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन यूके में किया जाना है। अभ्यास कोबरा, एक्सरसाइज कोबरा योद्धा, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट होने वाला था, लेकिन भारत ने फाइनली लास्ट टाइम पर आकर के मना कर दिया। भारत ने कहा अभी अभी जो है अभी सिचुएशन करंट टाइम पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है यूक्रेन और रशिया को देखते हुए, तो इसलिए कोई भी जा करके वहाँ पर प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहती है। पाकिस्तान की तरह नहीं हम लोग कि पहुँच जाएं युद्ध के टाइम पर रसिया, ठीक है, रसिया दौरे पर, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, अभी जा करके कहीं ये संदेश ना देना पाए, कोई इस बात को ना उछाल दे कि हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ हैं या यूरोपीय देशों के साथ हैं, तो रसिया हमारा रिलेशन उससे डिस्टर्ब हो। इस वजह से एक्सरसाइज कोबरा में भारत भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पर भाग लेगा था, पहली बार भाग लेने वाला था, लेकिन कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिए। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते? यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब और बुल्गारिया। भारत हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, 6 मार्च से ये शुरू होकर के 27 मार्च तक चलेगा। अगला, SAAF क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नागालैंड में आयोजित होगा। देखिए क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और इसके साथ ही नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप दोनों यहीं पर होगा। एशियन साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप दोनों यहीं पर आयोजित होगा नागालैंड में। इस बार दोनों की मेजबानी करेगा। इसका जो है शुभंकर यानी मस्कट, ये हार्नबिल रखा गया है दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का, और 56वीं जो नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है इसका मस्कट है अकीमुची। क्लियर? अगला, हाल ही में कहां पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया है दुबई में, दुबई यूएई में किया गया है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। कुछ इस प्रकार से होगा, 7 मंजिलों का ये इमारत होगा, और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसमें जो भी फ्यूचरिस्टिक चीजें होंगी वो दिखाई जाएंगी, वो चीजें रखी जाएंगी। जो भी दुनिया में ये इंश्योर किया जाएगा कि दुनिया में जो भी चीजें नई इनोवेशन होती है, फ्यूचर को ध्यान में रख करके इनोवेट होती है, उसको यहाँ पर पहले लाया जाए। ठीक है, तो वो 7 मंजिला इमारत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के रूप में भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूएई इसको। तो अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के नाम से भी क्वेश्चन बने तो ये भी आप बता देना। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर देखिए डिटेल्स दिखाने का सबसे मेरा मेन पर्पज ये होता है कि बीच बीच से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो वो भी आप आंसर कर दिए जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाऊं उसी क्वेश्चन को पूछा जाए, एग्जामिनर बीच से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो आप उससे भी तैयार रहो। ठीक है, अगला, हाल ही में किस देश ने भारत को 12वां P-8I समुद्री गश्त विमान वितरित किया? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान वितरित किया। खुश मत होइए कि अभी रिलेशन अच्छे हुए या ऐसा कुछ है कि अभी खुश होकर के दिया है, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से ये डील चल रही है। ये एक्चुअली में पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है, और इसके लिए सबसे पहले 2009 में हुई थी डील भारत की रक्षा मंत्रालय की, तब 8 की हुई थी। आगे चल करके 2016 में 4 और की डील हुई, और ये टोटल हो गए 12, 8 4 12, लेकिन 11 अभी तक आ चुके थे, 12वां आना था, उसकी डिलीवरी लगी हुई थी और वो जाकर के अभी डिलीवर हुआ है। ठीक है ना, ये वही है 12वां है। ठीक है, 2.42 बिलियन का ये समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के साथ, अमेरिकी कंपनी एक बोइंग उसके साथ। ओके, अगला, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देवायातनम का आयोजन शुरू हुआ? तो देवायातनम का आयोजन दोस्तों कर्नाटक में किया गया है। कहां पर? कर्नाटक। देवायातनम एक ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए था सम्मेलन, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी में कर्नाटक में ये आयोजित किया गया। कहां पर? कर्नाटक में हम्पी। 25 और 26 फरवरी को आयोजित हुआ। ठीक है, जी किशन रेड्डी जी इसके उद्घाटन करता थे। इसमें क्या होगा? इसमें ये हुआ कि जो भारत की जो प्राचीन शैलियां हैं ना, जैसे नागर, वेसर, द्राविड़, इन सबको कैसे दोबारा से जीवित किया जा सके, इन सबको कैसे मॉडिफाई किया जा सके, इन सबके बारे में ये सम्मेलन था। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लोकपाल ऐप लॉन्च किया? लोकपाल ऐप इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने। गिरिराज सिंह यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं, तो मनरेगा के लिए इन्होंने लॉन्च किया। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसकी स्थापना तो नरेगा के रूप में हुई थी 2006 में, आगे चल करके नरेगा को मनरेगा कर दिया गया, यानी आगे इसके महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया। ठीक है ना, इसके लिए एक्ट लाया गया था 2005
अगला, अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें शीर्ष पर कौन? शीर्ष पर दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी यूएसए ही है, टॉप पर बना हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए पहले पर है, सेकंड पर यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पर जर्मनी है। भारत इस बार 43वें स्थान पर है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा ये जारी किया। अगला, दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरिफायर किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने। दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल प्यूरिफायर है। वियरेबल एयर प्यूरिफायर मतलब ये वियर किया जा सकता है, मतलब पहना जा सकता है। कैसे? नाक में पहना जाएगा। तो ये नाक में आप नेजल प्यूरिफायर होगा, एक प्रकार से नाक में ही आपको एक छोटा सा फिल्टर दे दिया जाएगा, उसको अगर आप लगा लोगे तो आप एयर प्यूरिफाई होकर के जाएगा, साथ ही साथ बैक्टीरिया से भी बचाएगा। बैक्टीरिया हुआ, छोटे मोटे वायरस हुए, उसको भी उससे भी बचा लेगा, वायरल संक्रमण से भी आप बचे रहेंगे। नाम इसका है नासो 95। नाम याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, नासो 95। ठीक है, इसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि N95 ब्रेड का ही नेजल फिल्टर है। अगला, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल का निधन हो गया? तो हेमानंद बिस्वाल ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। इनका निधन हो गया है। ये ओडिशा में 2 बार मुख्यमंत्री थे, तो इनका निधन हो गया, हेमानंद बिस्वाल। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्रोटीन का क्या महत्व होता है इसके बारे में बताने के लिए मनाया जाना शुरू हुआ था 2020 में, तभी से मनाया जाता है। इस बार की थीम है फूड फ्यूचरिज्म। फूड फ्यूचरिज्म। ठीक है, अगला, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो यूक्रेन में जो फंसे भारतीय छात्र हैं, इनको निकालने के लिए भारत ने अभी हाल ही में ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। ऑपरेशन गंगा याद रखना है। कुछ और भी मिशन, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, वंदे भारत मिशन शुरू किया था। वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन के तहत क्या हुआ था? वंदे भारत मिशन के तहत दोस्तों फ्लाइट के थ्रू कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 के दौरान कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय जो थे उनको वापस लाया गया था। और इसी टाइम पर एक और मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के दौरान, कोविड-19 के दौरान ये भी शुरू किया गया था, लेकिन ये शिप के माध्यम से, जहाज जो पानी का जहाज होता है उसके माध्यम से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा था, समुद्र सेतु। ठीक है ना, और ऑपरेशन गंगा यहाँ पर चला गया था। तो ऑपरेशन गंगा के तहत फिलहाल यूक्रेन में जो फंसे भारतीय हैं उनको निकाला जा रहा है और 20,000 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल छात्र हैं वहां पर, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए छात्र गए हुए थे, उनको निकाला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, C-17 ग्लोब मास्टर भी भेजा जा चुका है, अब इससे भी लाया जा रहा है। ग्लोब मास्टर दोस्तों बहुत ही बड़ा जहाज होता है, ठीक है, कार्गो विमान होता है, इसके तहत लाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मात्रा में लाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स एक साथ। अगला, रिलायंस जियो एशिया इंडिया एशिया एक्सप्रेस के तहत किस देश को अंडर सी केबल से जोड़ेगा? इसका एक इंडिया एशिया एक्सप्रेस एक सिस्टम चल रहा है और उसके तहत मालदीव को भी ऐड किया जाएगा, यानी मालदीव में भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये देखिए 2 चीजें चला रहा है, एक तो IAX सिस्टम है, ठीक है, एक है IEX। जो IEX है ये है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस और एक है IAX यानी इंडिया एशिया एक्सप्रेस। ठीक है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस के तहत हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी वाला भारत और सिंगापुर के साथ जोड़ेगा, इसे मालदीव को भी। और इंडिया यूरोपियन एक्सप्रेस के तहत ये सवोना, इटली, इन सब देशों को पहुंचाएगा। ठीक है, तो रिलायंस जियो जानते ही हो आप, मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है। अगला, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन? पहले भारतीय हैं दीपक धर, बोल्ट्जमान सम्मान से सम्मानित होने वाले। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं दीपक धर, फर्स्ट इंडियन बने हैं टू बी कॉन्फर्ड विद बोल्ट्जमान मेडल। ठीक है, सांख्यिकी भौतिक के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इनको दिया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो सी डोम, इसका ये नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सिस्टम है, इसका परीक्षण किया है इजराइल। अभी आपने आयरन डोम सुना था, आयरन डोम सुना था ना, जब इजराइल और हमास वाला चल रहा था, तो उस टाइम इजराइल ने आयरन डोम यूज किया था। आयरन डोम जो था बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम था और छोटी मिसाइलों के लिए था। ठीक है ना, और अब ये सी डोम यूज कर रहा है, सी डोम यूज कर रहा है। सी डोम जो है ये समुद्र के लिए है, ये सी है रहेगा, ये वाला सी।
आप ये मत लिख देना समुद्र के लिए, ठीक है ना। तो समुद्र के लिए है, बस नाम के लिए सी डोम में इसका नाम रखा गया है। S-400 मिसाइल, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है। S-300 भी एयर डिफेंस है। S-500 तो भी रूस ने परीक्षण कर लिया है। ये सभी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है ना। सी डोम जो है ये एयर डिफेंस है, लेकिन नेवी के लिए है। ये इजराइल ने इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया हुआ है। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम, इसाक हर्जोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, न्यू शकेल इसकी मुद्रा है। क्लियर? अच्छा, अब ये तो हो गया फरवरी का पार्ट 2। फरवरी का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने फिर से बताया आपको, अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लेना जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस अभी तक के क्वेश्चन में आप बताओ, कोई सा भी एक क्वेश्चन अगर आपको लगा हो कि जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसको मैंने ऐड कर लिया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन मेरी नजरों में तो नहीं मिलने वाला। अब हम लोग रिवाइज करेंगे फरवरी मंथ में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं। तो थोड़ा सा पीपीटी में इधर उधर हो गया है, लेकिन मैं आपको एडजस्ट करके बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा, रिविजन कीजिए। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, क्लोज द केयर गैप, ये थी इस बार की थीम। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 6 से 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और 13 फरवरी भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस, ये फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसके बाद 20 फरवरी को ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, मैंने बताया आपको इसको। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 24 फरवरी को भारत का केंद्रीय राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी को याद रख लेना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इसी वजह से ये मनाया जाता है, सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज के लिए, ठीक है ना, ये याद में मनाया जाता है। अब हम लोग जो कुछ प्रमुख अभ्यास में हैं उसका रिवीजन करेंगे। देखिए, लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करोगे ना तभी हमें पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आई, मैटर पसंद आ रहा है। अभी तक आपने जो भी प्यार और सपोर्ट दिया है मंथली करंट अफेयर का, इसी का नतीजा है कि मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो देखने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो देखिए, अभी कुछ प्रमुख अभ्यास हुए हैं इस महीने में, जैसे कोप साउथ 2022 बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज हुआ भारत और ओमान के बीच में, 6ठा संस्करण था, जोधपुर राजस्थान में। कोबरा वॉरियर में भारत में हिस्सा नहीं लेगा, ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, लेकिन भारत इसमें जाने से मना कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम के वाडिंगटन में आयोजित होगा। मिलन 2022 ये भारतीय नौसेना के द्वारा कराया जा रहा है और ये भी बहुराष्ट्रीय ही है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, विशाखापत्तनम में होगा। 2 वर्षों में एक बार कराया जाता है, ठीक है। धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच में, बेलगाम कर्नाटक में आयोजित हो रहा है। प्रमुख अभ्यासों को भी आपने देख लिया। अब पुस्तक और लेखक भी देख लो। पुस्तक और लेखक में बात करें, फेयरलेस गवर्नमेंट डॉक्टर किरण बेदी जी ने लिखा। फर्स्ट लेडी ऑफ आईपीएस, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। ऑपरेशन खत्म, आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर ने लिखा। द क्लास ऑफ 2006 आकाश हंसल ने लिखा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखा। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक ने लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष ने लिखा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी ने लिखा। द फाउंडर्स ये लिखा जिमी सोनी ने। और द ग्रेट टेक गेम ये अनिरुद्ध सूरी ने लिखा। क्लियर? ये तो थी दोस्तों फरवरी मंथ की वीडियो। आई होप आपको आपके लिए यूजफुल होगी, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, इससे मुझे पता लगे कि आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो। आप लिख देना कि मैंने वीडियो कंप्लीट देखी है, ठीक है ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप यहाँ तक देखते हुए आए हो। और कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आप एमजेटी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, सारी चीजें आपको यहीं पर मिलने वाली है एमजेटी ऐप पर भी। तो जो भी चीजें होंगी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ वगैरह के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।